नेक्स्ट जो है हेडिंग वो है इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी वो जो फेजर है ना वो कोई कराता नहीं है वैसे, उसको क्या छुड़वा देते हैं, लेकिन ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मतलब गेट में तो खैर इतना नहीं है। क्या कैलकुलेशन में काम आता है वो, और थोड़ा सा चीजों को मतलब इजी भी कर देता है। हाँ नहीं नहीं, वो छोड़ना मत उसको। कॉलेज में हम्म देखो जैसे पहले एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है ASK system, ASK system uses pulses waveform, SIT। तो यहां पर S1T दिया हुआ है आपको, A sin पाई T over capital T for 0 से पाई and S2T is equal to 0 से, ठीक है। दो सिग्नल दिए हुए हैं आपको, है ना। लेट A is equal to 200 microsecond, T is equal to 2 microsecond, 2 microsecond, and additive white noise with power spectral density 10 to the power minus 15 watt per hertz is added to signal calculate probability of error when PS1 is equal to PS2 is equal to 1 by 2, PS1 is equal to PS2 is equal to 1 by 2, and Q root of 10 is equal to 7.83 into 10 to the power minus। तो आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। आप चाहो तो क्वेश्चन फिर से लिख लो। क्वेश्चन है ASK सिस्टम uses pulse waveform, और फिर पल्स वेवफॉर्म में ये लिख लीजिएगा, फिर के लेट A इक्वल टू T इक्वल टू एंड एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी N0 by 2 इक्वल टू 10 to the power minus 15 is added to signal calculate probability of error। आपको probability of error फाइंड आउट करनी है when
ये दिया हुआ है। तो एएसके में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होती है वो देखो जरा पीछे। एएसके में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होती है? वन अपॉइंट टू ई आर एफ सी, हाँ, रूट गामा स्क्वायर अपॉन 8, या फिर इसकी जगह हम इसको क्यू फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? क्यू गामा स्क्वायर अपॉन 4 लिखा है ना। तो अब तुम्हारा फोकस है इसके गामा स्क्वायर को फाइंड आउट करना। तुम्हारा फोकस है पूरा पूरा गामा स्क्वायर को जो क्या करना फाइंड आउट। तो गामा स्क्वायर में कल बताया था 2/n0 है ना, 0 से t। देखो जरा, गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या था? 2/n0, 0 से t, फिर लिखा है यहाँ पे s1t माइनस s2t का होल स्क्वायर dt। ठीक है, 2/n0। ये बताओ मुझे s1t कितना दिया हुआ है, दिख रहा है सामने, और s2t तो 0 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे a, सर हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे में q √10 की वैल्यू हमको दी हुई है तो उसको ऐसे फिर किसके इक्वल करके क्या निकाल? तो मैं तो q ऑफ 10 की वैल्यू दी हुई, तो मुझसे तो p ऑफ e पूछ रहा है ना। नहीं, ऐसे हम इसकी उसका फॉर्मूले को पुट कर नहीं, स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि गामा स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 10? यस सर। वो तो फिर गामा निकलेगा ना तुम्हारा। गामा नहीं निकालना, हमें पी ऑफ ई निकालना है। वो जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी कम्युनिकेशन समझ में नहीं आती है। वो भी तुम्हें सच में समझ में आएगा। ए साइन पाई टी अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर dt। सही है, इसको इंटीग्रेट कर दो जरा। 2/n0। ठीक है, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ठीक है, और इसको हम कई बार कर चुके हैं। क्या ये मीन स्क्वायर वैल्यू लिखी हुई है? ये मीन स्क्वायर वैल्यू लिखी हुई है। और मीन स्क्वायर क्या होता है अपना? यहां पर 1/t होता। सपोज यहां देख लो, मीन स्क्वायर वैल्यू वो होती है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा साइन कोसाइन के फॉर्म में कितनी आती है? 1/2 आती है हमेशा, ऑलवेज, है ना। सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नेटवर्क में मैंने बताया है, और फिर अगेन मैं सिग्नल सिस्टम स्टार्ट करूँ तो बताऊंगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 1/2 आती है तो यहां तो 1/t है ही नहीं, यहाँ तो टेम्परेट है ही नहीं। इसका मतलब टी से मल्टीप्लीकेशन कर दूं, अपॉन आ जाएगा। तो यहां से गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर टी अपॉन n0 आ गई।
हो गई। अब देखो यहां पर क्या मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं? ये तो गामा स्क्वायर हो गया। यदि मुझसे कोई गामा स्क्वायर अपॉन 4 बोले तो मैं क्या बोलूंगा? ए स्क्वायर पी अपॉन 4n0 बोलूंगा। अच्छा अब इधर आ जाओ, ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 200 माइक्रोसेकंड। 200 माइक्रोसेकंड का स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 2 माइक्रोसेकंड अपॉन 4। यहां से n0/2 10 टू पावर माइनस 15 है, तो n0 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। ये लिखा है मैंने। अब मुझे एक चीज बताओ कि 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया और 4 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ये 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया। 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया। 10 टू द पावर माइनस 8 ये 10 टू द पावर माइनस 6 ये, तो 10 टू द पावर माइनस 14 हो गया। 10 टू द पावर माइनस 15 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली क्या 10 नहीं बचेगा? इसका मतलब गामा स्क्वायर अपॉन 4 कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू 1/2 ERFC निकालें या फिर Q रूट ऑफ 10 निकालें। तो अब तुम्हें Q रूट ऑफ 10 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 7.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहां पर सस्पेंस ये था, सुनो इधर, कम्युनिकेशन में होता क्या है, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हम सोचते हैं बहुत भारी भरकम चीजें हैं। जब ये पेपर में आया तो लोगों ने देखा कैलकुलेशन 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 डेटा डेटा डेटा, लेकिन तुमने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर तो क्यू ऑफ गामा स्क्वायर अपॉन 4 होता है ना। तो गामा स्क्वायर अपॉन 4 क्या है, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो वैल्यू होगी वही फंक्शन तो आपको देगा ना क्वेश्चन में गिवन, वो तो आप निकाल नहीं सकते हो। इसका मतलब जो भी लास्ट में आएगा वो ये आएगा ही नहीं आएगा क्यू रूट ऑफ 10। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सीधे सीधे क्या लिखी हुई है? 7.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आया समझ में कुछ? तो मैंने कल पढ़ाते तो बताया भी था कि क्यू फंक्शन या फिर ERFC फंक्शन, इनकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो वो आपको जब गिवन होंगी तो आपको दिमाग, अब मान के चलो कि फॉर एग्जांपल यदि मैं क्यू रूट ऑफ 10 नहीं देता है ना क्वेश्चन में, मैं केवल दे देता ERFC और ये जो वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू, और फिर मैं पूछता P ऑफ E, तो आपको याद होना चाहिए कि ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है, तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी तो वही जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हम तो जानते नहीं है फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी कितनी नहीं होगी, है ना। इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू गिवन है तो आपको इससे देख करके ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू तो कितनी दी हुई है, समथिंग अपॉन 2 कर दो, जो आएगा वो आंसर हो गया। मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है आपको, लेकिन आपको ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? तो इसलिए मैंने वहां पे पॉज लिया कि हमारा इंटरेस्ट गामा को निकालने में नहीं है। आप जो बोल रहे थे ना कि कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करके गामा तो निकलता, लेकिन हमारा इंटरेस्ट गामा निकल, हमारा इंटरेस्ट किसमें? P ऑफ E निकालने में। तो मैं वहां पर इसलिए पॉज किया ताकि तुम्हें ये बात समझ में आए कि ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमें आना तो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जाके एक क्यू की या फिर ERFC फंक्शन की वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट होगी, और वो तुम्हें डेटा शीट में गिवन होगी। तो जब गिवन होगी तो वही उठा के तो तुम सॉल्व करके आंसर लिखोगे अपना।
चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन थ्योरी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको तुम मुझे करके बताना, मतलब है ना। क्वेश्चन है इन पीएस के सिस्टम, अब तुम्हें पीएसके की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। जैसे एएसके में एएसके की, पीएसके एफएसके में एफएसके की। इन पीएसके सिस्टम रिसीव वेव फॉर्म, इन पीएसके सिस्टम रिसीव वेव फॉर्म, है ना, रिसीव वेव फॉर्म S1T is equal to A cos omega CT and S2T is equal to minus A cos omega CT. Are detected by a matched filter, if A is 20 millivolt, A is 20 millivolt and bit rate 1 Mbps and N0 by 2 10 to the power minus 11 watt per hertz and N0 by 2 10 की power minus 11 watt per hertz. Find the probability of error. Find the probability of error. तो पीएसके है ना, ये पीएसके का बताया था मैंने। क्या बताया पीएसके का? ERFC, ठीक है। यदि मैं इसको क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्यू के फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये 1/2 चला जाएगा और 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये जो नीचे 2 है ना, ये हट जाएगा। आ गया? अब ये बताओ मुझे A² अपॉन N0 मुझे निकालना है। क्या ए मुझे गिवन है? ए गिवन है तो कितना हो गया ये? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन N0 कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब यहां पर टी और लिखा हुआ है, टी कैसे बताओगे? टी एग्जैक्टली टी इक्वल टू क्या बताया था मैंने? 1 अपॉन बिट रेट बताया था। तो टी की जगह क्या कर दोगे? 1 अपॉन बिट रेट। तो क्या मैं इसको 1 अपॉन 10 की पावर 6 कर सकता हूं? ठीक है, तो A² T अपॉन N0, देखो 10 टू दी, चलो कर लेता हूं, 4 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस का
5 सही लिखा है मैंने, है ना वैभव? सही है ना? उसके बाद मैं देख रहा हूं कि 2 से तो 2 कट गया और ये 10 आ जाएगा, तो क्या ये 20 नहीं आ गया? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्यू रूट ऑफ 20 नहीं हो गया? सही है ना? तो ऑप्शंस में तुम्हारे पास इस क्या क्यू के फॉर्म में ही दिए होंगे 4 ऑप्शंस, क्योंकि हमें क्यू का फंक्शन की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। देता तो हमारा सस्पेंस वैसे ही खत्म था। हमारा सस्पेंस क्यों खत्म था? क्योंकि जो क्यू की वैल्यू होगी वही पीई होगा ही नहीं होगा, उससे पहले हम उसको लिख के देखेंगे इक्वेशन को, क्योंकि हो सकता है कि क्यू के वैसे तो बाहर कुछ आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है मे बी पॉसिबल कि कुछ ना कुछ वो क्या गड़बड़ी कर दे। तो एक बार आपने ये लिख लिया तो आपको पता चल गया कि जो भी होगा इस क्यू के अंदर होगा। जो अंदर वैल्यू आएगी मैं निकाल तो लूंगा, लेकिन निकालने के बाद मुझे रिक्वायरमेंट तो फंक्शन की वैल्यू की होगी ना, वो मुझे गिवन है। इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या है? वही है जो मुझे गिवन है। ठीक है, चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन थ्योरी। बता दूं इसे? ये तो बहुत छोटा सब्जेक्ट, मतलब बहुत छोटा सा क्या टॉपिक है तो, 1 घंटे का, मुश्किल 1.5 घंटे। क्यों, क्या हो गया? कैसे तुम्हें जाना है? हाँ तो हो जाएगा। कल के सेमेस्टर एग्जाम है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहीं पर ही है ना? ऑनलाइन बता दूं उसे? उसमें तो कम्प्लीटली उस पर एप्टीट्यूड पूछेंगे। हाँ अच्छा, तुम्हारा कल है, मतलब कि परसों है? अच्छा, उसमें तो सिंपल एक एप्टीट्यूड का ही टेस्ट होता है और वो आराम से निकल जाता है, मतलब इतना टफ नहीं था। हालांकि तुम लोगों के साथ वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाली बात है, लेकिन उस हो गया रिटर्न इंटरव्यू, इंटरव्यू हो गया, फाइल जॉब मिल गया। चलिए, कि कांग्रेस। वैसे HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये 4 कंपनी एक जैसी ही हैं। पैसे वो लगभग सेम ही देती है, मतलब और क्या, वर्किंग प्रोफाइल भी सबका सेम ही है ना, मतलब चारों, मतलब क्या सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो वो आपको आराम से, और चारों की लोकेशन भी सेम ही है, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे या नोएडा। तो तुम्हें नोएडा मिल गया तुम्हें? चलिए, तो ज्वाइनिंग कब है? अभी 7th सेमेस्टर के बाद बोल रहे हैं कि आप तो वो तो क्या जनवरी में ही हो गया? अच्छा, लास्ट 6 मंथ में टोटल वो ट्रेनिंग के लिए वही बुला लेंगे। फिर तुम्हारा क्या सेमेस्टर? सर वो कॉलेज से बात करेंगे। 6 मंथ्स में वो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो वो अप्रूव नहीं करते, या तो कॉलेज को बिना बताए जाना पड़ेगा। नहीं, बिना बताए जाओगे तो फिर तो काम ही तमाम कर देंगे कॉलेज वाले। अटेंडेंस का तो पंगा रहना, बात करना उनसे, क्योंकि प्लेसमेंट आज की डेट में मिल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब चलो, इंफॉर्मेशन थ्योरी, HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन चारों कंपनियों का ये प्रोफाइल रहा है कि लोग ही छोड़ करके दूसरी कंपनी में गए हैं। कभी उन्होंने किसी
एम्प्लॉय को निकाला नहीं है, चाहे जितना एचसीएल अच्छी कंपनी है, विप्रो से अच्छी है। विप्रो में थोड़ा सैलरी का पंगा है, बट एचसीएल और टीसीएस का तो पता ही कि टाटा ग्रुप काफी बड़ा है। एचसीएल भी काफी अच्छी है। एचसीएल से अच्छी फायदा ये है कि ये अपने को क्या नोएडा ही मिल जाती है। टीसीएस में वो लोग क्या करते हैं, न्यू कमर को नोएडा नहीं देते, वो सीधे पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यहाँ तो बंदे बहुत है उनके पास। ये आपको कॉर्पोरेट सेक्टर पता ही पता, कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे कि क्या नोएडा रीजन में कंपनीज कम है, तो मोस्ट ऑफ द जो कि नॉर्थ इंडियंस है वो प्रेफर ये करते हैं कि दिल्ली के आसपास ही उनको मिल जाए। तो वो दिल्ली के आसपास के नोएडा मतलब क्या गाँव, दो ही जगह हैं, तो वहां पर वो लोग कम प्रेफर करते हैं। और प्रेफर करते हैं तो सैलरी में डिफरेंस बहुत रहता है। मतलब तुम्हारे साथ का बंदा यदि पुणे में ज्वाइन हुआ है फ्रेशर, तो वो 30,000 ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तुम्हें नोएडा में 20,000 से ऊपर नहीं देंगे। उसका बस बेसिक रीजन ये है कि तुम्हें अपना घर मिल रहा है, मतलब क्योंकि नोएडा में हर कोई आने के इच्छुक है। मतलब ये अच्छा है, एचसीएल अच्छी कंपनी है काफी। इंफॉर्मेशन थ्योरी में लिखना देयर इज है ना इनवर्स के रिलेशनशिप। तो इंटरव्यू भी ऑनलाइन हुआ था? नहीं सर, इंटरव्यू में सामने नेटवर्किंग की थी ना, तो उसमें नेटवर्किंग का। अच्छा, तो तुम कहाँ गए थे, दिल्ली? नहीं सर, ये अच्छा अच्छा, आई थी। अच्छा, उसने ऑफ कैंपस करा लिया होगा सभी कॉलेजेस के। मैं कहा, तुम्हारा इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था? अच्छा, इंटरव्यू तो कई सारे फैक्टर होते हैं। एक चीज आपको पता ही पता, ये जो प्राइवेट कंपनीज है इनमें दो कट ऑफ होते हैं, एक के लोअर और एक उस पे अपर। मतलब यदि तुम्हारा 60 से कम है तो अभी तुम्हें बैठे नहीं देंगे। अब तो शायद और कम कर दिया 55 पे 50। तुम्हारा 80 से ऊपर परसेंटेज है बीटेक में तो भी नहीं बैठने देंगे, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि तुम यहाँ रुकोगे नहीं, तुम्हारा प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा है तो तुम निकल जाओगे। तो फिर हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो निकल जाएं तुरंत, एटलीस्ट 1-2 साल तो रुके। मतलब जैसे एचसीएल, विप्रो, इन्फो, इनका ये मानना रहता है कि ये लोग फ्रेशर्स भी उठाते हैं। फ्रेशर्स कुछ पता ज्यादा रहता नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि जॉब मतलब मिलना बहुत बड़ी बात है। तो और न्यू कमर में थोड़ा काम करने की इच्छा भी ज्यादा रहती है। जो लोग जैसे सीनियर होते जाते हैं वो काम कम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। मतलब तो अब उसमें कोई ऐसा बंदा आ जाए उनका जो आया और विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ चला गया, तो उनका प्रोसेसिंग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना उसकी मेहनत बेकार हो गई। कि वो यहाँ तक आए तुम्हें लेने के लिए, उनकी टीम आई, उन्होंने पहले रिटर्न लिया, फिर इंटरव्यू लिया, फिर सिलेक्शन किया, तो फिर एक बंदा चला गया, तो फिर वो एक बंदे के लिए फिर आएंगे यही, तो पूरी प्रोसेस बेकार हो गई ना। तो इसलिए वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि वही मतलब बीच के कैंडिडेट्स को ले लें, जो ज्यादा मतलब खराब भी ना हो, जो बहुत ज्यादा अच्छे भी ना हो। तो बीटेक में जो ऊपर वाला क्राइटेरिया है वो बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऐसा भी है क्या। जैसे कि हमारे साथ भी कुछ थे, वो क्या 75 से ऊपर वाले थे, तो उनको ही कट ऑफ कर दिया उन्होंने। तो वो ये बोले कि हमारे अंदर क्या क्या होती क्या कमियां कि हमें उन्होंने के बैठने नहीं दिया रिटर्न में। चलो लिखो, देयर इज इनवर्स के रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आई ऑफ एक्स ये क्या इंफॉर्मेशन है, इसका इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, क्या प्रोबेबिलिटी के साथ है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी, और आई ऑफ एक्स क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर ये बोला जाता है कि यदि किसी भी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन कितनी हो गई उसके अंदर, इंफिनिटी। और यदि मतलब इंफिनिटी तो नहीं होगी, 100% होगी इंफॉर्मेशन, मतलब हाँ मैक्सिमम। और यदि क्या प्रोबेबिलिटी 100% है, तो प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, होता ही नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो यदि प्रोबेबिलिटी 100% है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन क्या है, 0 है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछूं कि बारिश का मौसम है, मतलब मौसम ही क्या बारिश का है,
जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रही है, ठीक है, और बादल हो रहे हैं, तो मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि क्या आज बारिश हो सकती है? तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम उस पर क्या बोलोगे, मतलब जैसे कि यहाँ देहरादून में अभी धूप, चलो आज की बात ले लो, धूप निकली हुई है, तो मैं तुमसे बोलूं कि क्या अगले मूवमेंट पर बारिश हो सकती है? अरे, मैं देख रहा हूं धूप हो रही है, बादल साफ हैं, तो बारिश क्यों होगी? आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब आप जो क्लाइमेट है उसको देख करके इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है ना आपको 100%। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका मतलब मैंने आपसे पूछा क्या बारिश होगी, तो आप लोग, आपने क्या बोला, बारिश हो ही नहीं सकती है। बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, इसका मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपका गेट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं, सिंपल सा बोल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी और इंफॉर्मेशन में रिलेशन समझो। मैंने बोला कि आपके गेट में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इट मे बी पॉसिबल और नॉट। तो वो आप ऐसे नहीं बोल रहे हो, ये जो वर्ड आपने बोला, ये वर्ड आपका कुछ होगा, इनका कुछ होगा, कुछ और स्टूडेंट होते उनका कुछ और होता। तो सभी से मेरा क्या सेम क्वेश्चन है कि आपके गेट में सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जो बंदा आया ही नहीं है कभी क्लास में, वो बस आज ही आया ये पढ़ने इंफॉर्मेशन थ्योरी, उसको कुछ नहीं पता तैयारी फैयारी, तो वो क्या बोलेगा, सर मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन 100% है ना, तो उसने क्या बोल दी, मेरा सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0%। कुछ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि तैयारी उस लेवल की नहीं चल रही जिस लेवल की चलनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ही है ना, मेरे पास छोड़ना है इन्फॉर्मेशन। तो उनसे भी सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास जो गेट सिलेक्ट होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है जिसपे हमारा गेट सिलेक्शन हो जाए। तो वो क्या बोलेंगे, सपोज उनकी तैयारी 10-20% है, तो वो क्या बोलेंगे कि सर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमें बहुत कम लग रही है, 10%, 20% लग रही है। क्यों? क्योंकि 10% प्रोबेबिलिटी लगने का मतलब क्या है कि उनके पास इंफॉर्मेशन 90% है ही नहीं। अब कुछ और स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल ताबड़तोड़ है, बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है, उनसे भी सेम क्वेश्चन, उनसे मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी सिलेक्ट होने की, तो उन्होंने बोला सर हमारी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की है वो 70% है। इसका मतलब उनके पास 30, मतलब उनके पास 70% या तो नॉलेज है उस एग्जाम को फाइट करने की, या फिर 30% नॉलेज नहीं है उस एग्जाम को पास करने की। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी वहां पर हाई होगी जहां पर इंफॉर्मेशन कम होगी। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी वहां पर कम होगी जहां पर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो यदि आपने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो मैं एक सिक्का लूं और उस सिक्के के दोनों तरफ मैं हेड बना दूं, दो सिक्के जोड़ देता हूं, इधर भी हेड उधर भी हेड, और मैंने टॉस किया और मैंने बोला कि बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। इसका मतलब इंफॉर्मेशन मेरे पास कंप्लीट है ना, और मैंने बोल दिया मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0%, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगेन मेरे पास है कि उस पर है ही नहीं चीजें। लेकिन मैंने एक कॉइन लिया जिसपे एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 50% इंफॉर्मेशन है ना, मतलब है तो 100% इंफॉर्मेशन, लेकिन एक सरफेस पर तो जो इंफॉर्मेशन आएगी वो दोनों के रिस्पेक्ट में तो 50% है ना। तो मुझे भी नहीं पता कि सिक्का उछालने पर नीचे आके वो हेड होगा या टेल होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं वहां पे 50% प्रोबेबिलिटी है हेड या टेल आने की, ठीक है। तो यदि मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दूं, मतलब मैं तुमसे एक बात बोलूं कि एक कुत्ते ने एक इंसान को काट लिया, पेपर तुमने खोला और पेपर खोल के पढ़ा कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, तुम आगे बढ़ जाओगे क्योंकि वो तो हो गई,
वो तो हो गई, तो वो तुम्हारे लिए कोई इंफॉर्मेशन है? वो तुम्हारे लिए कोई इंफॉर्मेशन है? वो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन जीरो हो गई, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी है ही, ये तो प्रोबेबिलिटी है ही ना कि कुत्ता इंसान को काटेगा ही काटेगा। लेकिन तुम अगले दिन पेपर पढ़ने बैठे हो, उस पर लिखा हुआ है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया, तुम एकदम पेपर पे फोकस हो जाओगे, पेपर पे फोकस हो जाओगे नहीं जाओगे? क्योंकि ये तो बिल्कुल अचंभे वाली बात हो गई ना। इसका मतलब इसमें इंफॉर्मेशन है, तुमने उस लाइन को पढ़ के उसके अंदर पढ़ा कि कैसे कैसे काटा, क्या की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0% है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0% है। तो प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन में क्या रिलेशन समझ में आ गया? ये रिलेशन है प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन के अंदर। चलो इसका नेक्स्ट वन है, वो है एंट्रोपी। इसी के अंदर है एंट्रोपी। इसमें लिखना वाला एवरेज इंफॉर्मेशन, इसमें लिखना एवरेज इंफॉर्मेशन पर इंडिविजुअल मैसेज, पर इंडिविजुअल मैसेज is known as entropy, is known as entropy, is known as entropy। तो अभी हमने इंफॉर्मेशन थ्योरी में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, ये क्या थी? Ix इज इक्वल टू 1/px। यदि मैं बोलूं यहां पे Ix1 इज इक्वल टू 1/px1, मतलब एक हैपनिंग पर एक इंफॉर्मेशन, दूसरी हैपनिंग पर दूसरी इंफॉर्मेशन, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये हो जाएगी Ix1 प्लस Ix2। ठीक है, तो हम इसको, ठीक है, लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। I of x इज इक्वल टू लॉग बेस टू 1/x। तो एंट्रोपी क्या है? आपकी इंडिविजुअल मैसेज में जो इंफॉर्मेशन है इज कॉल्ड एंट्रोपी। और इसकी यूनिट होती है बिट पर मैसेज। तो यदि मैं h लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं P1 log base 2 1/P1, P2 log base 2 1/P2, P3 log base 2 1/P3। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज द एंट्रोपी फॉर बाइनरी सिस्टम। क्या हो गया ना? व्हाट इज एंट्रोपी फॉर बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी में दो ही होंगे केवल, बाइनरी में 0 होगा या 1 होगा। तो किसी भी सिस्टम की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 ही होगी। किसी सिस्टम की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब बाइनरी है तो मैं P मान सकता हूं,
तो फिर दूसरे को क्या मानूंगा, 1 माइनस पी, क्योंकि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या होगा, 1 होगा। आपसे पूछा एंट्रोपी, तो एंट्रोपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी लॉग बेस टू 1 अपॉन पी प्लस 1 माइनस पी लॉग बेस टू 1 अपॉन 1 माइनस पी। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस पी लॉग बेस टू पी, क्योंकि लॉग ए अपॉन बी को ऊपर लेके आऊंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, है ना, लिख सकता हूं ना ऐसे। इसको भी लिख दूं मैं माइनस 1 माइनस पी लॉग बेस टू यदि मुझे मैक्सिमम एंट्रोपी निकालनी है बाइनरी सिस्टम में, ठीक है, मैक्सिमम एंट्रोपी निकालनी है मुझे बाइनरी सिस्टम में, तो क्या मैं डीएच ओवर डीपी को जीरो कर सकता हूं, डीएच ओवर डीपी को जीरो कर सकता हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप, इक्वेशन वन का, इक्वेशन वन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, माइनस पी, ठीक है, लॉग बेस टू पी का कितना हो गया, 1 अपॉन पी, सही लिखा है ना मैंने, माइनस पी का कितना हो गया 1 लॉग बेस टू पी, इसका कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस पी 1 अपॉन 1 माइनस पी माइनस लॉग बेस टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी का कितना हो जाएगा माइनस का 1, सही है ना। तो p से p कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस पी से 1 माइनस पी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा -1 माइनस लॉग बेस टू p, ये माइनस है -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग बेस टू 1 माइनस पी, ठीक है। तो -1 कितना हो गया -2, अच्छा लॉग a माइनस लॉग b, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, सही लिखा है, सही लिखा है ना। तो कितना हो गया ये, 2 इज इक्वल टू लॉग बेस 2, सही चल रहा है, कोई गलत तो नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस पी ओवर पी, तो ये हो गया p इक्वल टू 1 माइनस पी, 2p इक्वल टू 1, p इक्वल टू कितना हो गया, तो मैक्सिमम एंट्रोपी किस प्रोबेबिलिटी के लिए होगी, p इक्वल टू 1/2 के लिए, हमने डिफरेंशिएशन सही किया है क्या, हाँ log 2 ऐसे ही बोल रहे हो, तो वो कुछ गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने में गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये 1 तब आएगा जब इधर 0 होगा, है ना, 1 तब आएगा जब इधर 0 होगा, एक सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन हमने सही किया था क्या,
एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 1 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, तो इसको माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस बाहर कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, p log बेस 2p प्लस 1 माइनस p log बेस 2 1 माइनस p। सही लिखा है। अब इसको लिखने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करें p के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो गया 1 है ना, log बेस 2p आ जाएगा प्लस p इंटू 1 अपॉन p। सही लिखा है। प्लस इसका क्या हो गया, -1 log बेस 2 1 माइनस p। सही है ये, है ना, और प्लस 1 माइनस p। सही है। गड़बड़ क्या हो रही है, अच्छा ठीक है, ठीक है, हो गया, गड़बड़ हो रही थी। तो देखो ये 1 और वो 1 2 हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस log बेस 2p माइनस log बेस 2 1 माइनस p। तो क्या मैं 2 प्लस log बेस 2 p अपॉन 1 माइनस p कर सकता हूँ ना इसको। फायदा तो कुछ तब भी नहीं मिल रहा हमें। DH ओवर DP 0 करके क्यों नहीं आता, P की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। अरे ठीक, गलत कर रहे हैं ना हम लोग, हम लोग गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं, सुनो इधर देखो, हमने डिफरेंशिएशन ढंग से नहीं किया। इधर देखो जरा, डिफरेंशिएशन छूट गया हमसे। इधर देखो, p 1 हो गया, log बेस 2p हो गया, प्लस p 1 अपॉन p हो गया। फिर हम p का भी तो करेंगे log, है ना। तो अभी तक तो हमने केवल log p का किया, वो ये आ गया, लेकिन p का करोगे तो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। प्लस 1 माइनस p का कितना हो गया, -1 log बेस 2 1 माइनस p। अब आगे करोगे तो केयरफुल तरीके से करना। देखो इधर log 1 माइनस p का कितना हो गया, 1 माइनस p, लेकिन माइनस p का करोगे तो कितना आएगा, ये छूट रहा था हमसे, ये मिसिंग हो रहा था, अब हो गया। इधर देखो 1 माइनस p 1 माइनस p, तो ये 1 और ये -1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये गड़बड़ हो रही थी। ये हो गया हमारा log बेस 2 p माइनस log बेस 2 1 माइनस p। तो फाइनल ये हो गया log बेस 2 p अपॉन 1 माइनस p। सही है। अब तो आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/2 आ गई। सिग्नल तुम्हारा भी हुआ नहीं ना सिग्नल, अच्छा ठीक है। अब p इक्वल टू 1/2 आ गया है, तो उस केस में मैक्सिमम एंट्रोपी कितनी होगी, मैक्सिमम एंट्रोपी फॉर p इक्वल टू 1/2 h इज इक्वल टू, इधर देखो -1/2 log बेस 2 1/2। सही लिखा है। -1 माइनस p, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, log बेस 2
1/2 आ जाएगा। क्या ये तुम्हें दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं? ये और ये दोनों तुम्हें एक जैसे नहीं दिख रहे हैं? इनको ऐड कर दूं मैं, माइनस ट्वाइस ऑफ 1/2 log बेस 2/2 कर सकता हूं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो h इक्वल टू माइनस, ये बताओ log बेस 2, इस 2 को ऊपर ले जाऊं तो पावर -1 आ जाएगी, -1 बाहर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा log बेस 2 2। तो कितनी वैल्यू आ गई? तो मैक्सिमम एंट्रोपी कितनी होगी? 1 बिट पर मैसेज। मैक्सिमम एंट्रोपी कितनी होगी? 1 बिट पर मैसेज। So maximum entropy both event must be equally P1 is equal to P2 is equal to 1/2। ठीक है, बाइनरी का केस में चल रहा है ये, must be equal to 1/2 and maximum entropy H is equal to 1 bit per message। मैक्सिमम एंट्रोपी 1 बिट पर मैसेज। तो अभी कितने इवेंट थे? 2 इवेंट थे, तो 2 इवेंट के लिए मैक्सिमम एंट्रोपी कितनी आ गई? 1 बिट पर मैसेज। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इफ देयर आर m events, if there are m events which are equally likely, then maximum entropy H max is equal to log base 2m, where probability of each event 1/m, probability of each event 1/m। ठीक है, तो ये यहां पर ये शो करना चाह रहे हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना कि आपके कितने इवेंट्स हुए? m इवेंट्स हुए, वो m हमें नहीं पता, 2 3 4 5 6 m, और उन n इवेंट्स को हमने इक्वली क्या कर दिया? क्या प्रोबेबल कर दिया, इक्वली प्रोबेबल, है ना? मतलब फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, सबकी बराबर होंगी, है ना? तो फर्स्ट थिंग तो ये कि m इवेंट्स हैं, तो वो इक्वल प्रोबेबल में कब होंगे? जब p इक्वल टू 1/m होगा, जब p इक्वल टू 1/m होगा, और उनकी जो मैक्सिमम एंट्रोपी होगी वो किसके बराबर होगी? log बेस 2m के बराबर होगी। तो इसको इस तरह से एग्जांपल से देख लो कि अभी आपने बाइनरी इवेंट्स की बात की थी, बाइनरी आपने बाइनरी इवेंट्स की बात की थी, तो बाइनरी इवेंट्स का मतलब क्या हो गया? m इक्वल टू 2 नहीं हो गया? 2 इवेंट हो गए, 2 इवेंट हो गए, तो दोनों मतलब इसकी मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम एंट्रोपी के लिए? 1/2, ये आपने फाइंड आउट की थी। और उसके बाद मैक्सिमम एंट्रोपी कितनी होगी? log बेस 2 1 आ गई थी। तो यदि मैं तुमसे फॉर एग्जांपल पूछ लूं कि तुम्हारे पास 3 इवेंट्स हैं, तुम्हारे पास 3 इवेंट्स हैं, तो 3 इवेंट्स के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? p इक्वल टू 1/3
होनी चाहिए। और इस प्रोबेबिलिटी पर जो उसकी मैक्सिमम एंट्रोपी होगी वो कितनी होगी, लॉग बेस 2। क्लियर है? मैंने तुमसे बोल दिया, इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं इस पर। क्वेश्चन है, if there are 8 events, 8, if there are 8 events with probability 1 by 8, with probability 1 by 8, what is the maximum value of entropy? What is the maximum value of entropy? टू बिट पर मैसेज, हाँ है ना। मोस्ट वेलकम। आ गया 2 बिट पर मैसेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है, वो है कि रेट ऑफ इंफॉर्मेशन। रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये होती है R इज इक्वल टू आर एच। R रहेगा बिट पर सेकंड, H रहेगा बिट पर मैसेज, और R रहेगा मैसेज पर सेकंड। ठीक है, तो H तो एंट्रोपी है और R जो है वो क्या रेट है, और R क्या है, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन लिखो, इफ P1 इज इक्वल टू 1/2, P2 इक्वल टू 1/4, P3 इक्वल टू 1/8, P4 is equal to 1/16, P5 is equal to 1/32, P6 is equal to 1/32. If there are 16 outcomes, there are 16 outcomes per second. तो ये जो आउटकम्स है ना, आप 16 आउटकम पर सेकंड बोलो, या फिर 16 मैसेज पर सेकंड बोलो, या फिर 16 मैसेज पर सेकंड बोलो, बात एक ही है। देन कैलकुलेट रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइंड द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन। Find the rate of information. Find the rate of information.
तो फाइंड द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल लोगे, कैसे निकलेगा वैभव? रेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, आर इंटू एच होता है। तुम्हारे पास आर तो पता है, आर क्या है तुम्हारा 16 मैसेज पर सेकंड दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। लेकिन अब तुम्हें निकालना है एंट्रोपी एच। एच कैसे निकालोगे, पी लॉग, क्या होता है एच? एच होता है पी लॉग बेस टू 1/p, बताया था। तो आपके पास कितने इवेंट्स है, 6 इवेंट है, तो करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं 1/2 होगा। अब कौन कितना फास्ट करेगा इस पे चीज डिपेंड करेंगी, चीजें सिंपल है बहुत ज्यादा। ये तो 2 टाइम्स ही हो गया, जब ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 1/16 नहीं हो गया। चलो इसको करना स्टार्ट कर दो, क्या इसको 1 लिख दूं मैं? ठीक है वैभव, 1 हो गया। ये 2 बाहर आ जाएगा तो फिर 1 हो जाएगा, तो 2/4 कर दूं। ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3/8 कर दूं। ये 4/16 कर दूं। अच्छा इसको भी कर लेते हैं 5/32, और वो भी क्या हो गया, एल्शियम ले लूं 32, तो ये 16 हो गया। 4 32 8 दूनी 16 हो गया, 8 चौक 32 4 3 12 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। कितना आ गया ये 16 16 32 और 2 34 और 10 44, 44 और 8 52, 52 और 10 62, 62/32 सही लिखा है ना मैंने, करेक्ट और नॉट? तो चलो यहां आ जाओ, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन आर इक्वल टू कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 16, और ये कितनी दी हुई है 62/32, 16 2 टाइम्स चला गया, तो रेट ऑफ इंफॉर्मेशन किसके बराबर आ गई 13 बिट पर सेकेंड। गेट का क्वेश्चन है ये, सही है ना? क्वेश्चन है एनालॉग सिग्नल, चलो पहले इसको कर लो। क्वेश्चन है इस पे, एनालॉग सिग्नल इज बैंड लिमिटेड, एनालॉग सिग्नल is band limited to b kilohertz, b kilohertz sampled at Nyquist rate, and samples are quantized into 4 level, 4 न्यूमेरिकल वाला 4 है, 4 लेवल क्वांटाइजेशन लेवल Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 Q2 Q3 Q4 are independent
are independent and occur with probability सामने लिख दिया है मैंने, and occur with probability. What is the information rate? What is the information rate? What is the information rate? Information rate again क्या होता है? इंफॉर्मेशन रेट होता है R इंटू एंट्रोपी। तो ये जो स्मॉल r है, तुम्हारा सिग्नल जो है उसकी बैंडविड्थ कितनी दी है? B हर्ट्ज। तो सैंपल करना है किससे? नाइक्विस्ट रेट से। तो नाइक्विस्ट रेट का मतलब क्या हो गया? R इक्वल टू 2B नहीं कर दूं? यस और नो? ठीक है, सही है ना? R जो है वो सैंपल रेट है, बताया था मैंने, तुमने गौर नहीं किया था। R मेरा सैंपल रेट है, और सैंपल रेट का मतलब ये FS ही है, जो कि क्या होगा? ट्वाइस ऑफ FM। ठीक है, तो तुम्हें मैसेज बैंडविड्थ दी थी B किलो हर्ट्ज, तो तुमने 2B कर दिया। अब तुम्हें रिक्वायरमेंट है एंट्रोपी की, तो तुम्हारे पास कितने इवेंट्स है? 4 इवेंट है। 4 इवेंट है, तो तुम देख रहे हो P1 और P4 की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो क्या मैं ट्वाइस ऑफ, बताना कोई दिक्कत हो तो कर सकता हूं, क्योंकि P log 1/P प्लस P log 1/P, तो दोनों सेम है तो ट्वाइस कर दिया। प्लस इसी तरह ये दोनों भी सेम है, इनको भी ट्वाइस कर दूं मैं। सही लिखा है? इसको आपको करना है सॉल्व। तो h इक्वल टू 2 इंटू 3/8 log बेस 2। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो गया 2 इंटू 3/8। इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। एग्जैक्टली वो भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल बात तो यही होगी कि आप 8/3 का लॉग निकाल लो बेस 2 पर। तो ये हो गया 6/8 प्लस, इसको बता दो कितना होगा ये। पहले log 8/3 निकालो जरा, मैं बता रहा हूँ क्या करोगे। log 8/3 0.426। अब निकालो log 2 0.3, इसका डिवाइड करना 1.41। क्या वैभव सही है ना? 1.41। इसको जरा सॉल्व करना है, कितना आ रहा है एंट्रोपी? छह बटे 8 इंटू 2.41 कर दो, 1.8 आ गई है पूरी कंप्लीट। हाँ हाँ ठीक है, 1.8 चलेगा। एंट्रोपी आ गई? एंट्रोपी आ गई तो इसका इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। इंफॉर्मेशन रेट कितनी हो गई? R इज इक्वल टू 2B इंटू 1.8। तो इंफॉर्मेशन रेट कर सकता हूं मैं 3.6B, और इसकी यूनिट क्या होती है? बिट पर सेकेंड। लेकिन यहां पर किलो चल रहा है, बैंडविड्थ किलो में चल रही है ना, तो किलो में यहां भी चलेगी, तो किलो बिट पर सेकेंड लिख दूं मैं, KBPS। आ रहा ही नहीं आ रहा? किलो बिट पर सेकेंड। क्वेश्चन लिखो। ये वीडियो ट्रांस आ रहा है ना वैभव? A video transmission system
a video transmission system transmit 625 picture frame per second, picture frame per second, and each frame consists of 400 into 400 pixel each frame consists of 400 into 400 pixel per grid, with 64 intensity level, What is the data rate? 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 इस तरह के क्वेश्चन भी ईएस वगैरह में टकरा जाते हैं, इनको थोड़ा सा सेटिंग से करना पड़ेगा तुम्हें, कोई फॉर्मूला नहीं है इनके लिए। इधर देखो तुम्हारे पास लेवल कितने हैं, 64 है, तो यहां से तुम 2 की पावर n से नंबर ऑफ बिट निकाल सकते हो। n इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। डेटा रेट, ठीक है, डेटा रेट हमेशा बिट पर सेकंड में चलता है ना, बिट पर सेकंड में। और यहां पर क्या सेटिंग करते चल, देखो इधर 625 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 बिट का, कर दिया 6 बिट का। अब है 400 इंटू 400 पिक्सल पर ग्रिड, पिक्सल पर ग्रिड, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बिट पर सेकंड तो बन ही चुका है, और ये पिक्सल पर ग्रिड है ना, पिक्सल पर ग्रिड, पिक्सल पर ग्रिड को हम लोग बोलते हैं 1 अपॉन सैंपल्स, ठीक है। और सैंपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम भी बोल सकते हो आप, फ्रेम्स। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेटा रेट आ जाएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेटा रह जाएगा। तो शायद 600 MBPS आ रहा होगा, है ना, 600 MBPS। एक क्वेश्चन और लिखो, image uses
512 512 इंटू 512 512 इंटू 512 पिक्चर एलिमेंट 512 इंटू 512 पिक्चर एलिमेंट and each of picture can take of any of eight intensity level. What is the maximum entropy? What is the maximum entropy? वो आपसे डेटा रेट नहीं पूछ रहा, वो आपसे एंट्रोपी पूछ रहा है। तो आपके पास कितने पिक्चर एलिमेंट्स हैं? 512 इंटू 512, तो ये आपने कर लिया 512 इंटू 512, है ना। उसके बाद आप यदि गौर करो कि एच की यूनिट क्या होती है? बिट पर मैसेज। इसका मतलब ये क्या है? पिक्चर एलिमेंट, क्या लिखा हुआ है ये? पिक्चर एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ पिक्चर, है ना। तो इसको हमने बोल दिया मैसेज। तो यहां से इंटेंसिटी लेवल आपके कितने दिए हुए हैं? 8। तो यहां से n इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो एंट्रोपी निकालने के लिए केवल इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एच मैक्स कितना आ गया यहां से? 786432। 7 ईयर है ना, 6432। तो इंफॉर्मेशन रेट में 3 ही चीजें हैं। इंफॉर्मेशन का रिलेशन प्रोबेबिलिटी से, एंट्रोपी का रिलेशन प्रोबेबिलिटी से, और डेटा रेट का रिलेशन सैंपल रेट और किससे? जो एंट्रोपी से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट है ये क्वेश्चन। कितने बजे से टेस्ट तुम्हारा? अच्छा, कल है। क्वेश्चन है, ए टेलीमेट्री सोर्स प्रोड्यूस alphabet ABC. Telemetry source produce alphabet A, B, C with probability of error PA is equal to PB is equal to P, and PC which are of the given correct for maximum value of entropy. तुमने फेजर वगैरह किए हुए पहले? फेजर क्या नेटवर्क में, और क्या लोकस डायग्राम? क्या लिखा? एंड पीसी विच आर ऑफ द गिवन करेक्ट फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ सोर्स correspondence value of P and range of P
एंड रेंज ऑफ पी, एंड रेंज ऑफ पी। तो यहां पर इन्होंने आपको 3 इवेंट दिए हुए ए बी सी, है ना, और 3 इवेंट देने के बाद उन्होंने बोल दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ए और बी, इनकी तो सेम है पी, पीसी की तुम देख लो क्या है। और ये क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एंट्रोपी क्या होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैक्सिमम एंट्रोपी होने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड और लास्ट थिंग पूछ रहे हैं कि रेंज ऑफ पी क्या होगी, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या तीनों की प्रोबेबिलिटी का एरर, सॉरी तीनों की प्रोबेबिलिटी, हाँ वेरी गुड, तीनों की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 के बराबर होगा, पी ए और पीबी, पी प्लस पी, तो पीसी की निकाल सकते हो तुम, पीसी की कितनी आ गई 1 माइनस 2p। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैक्सिमम एंट्रोपी कैसे निकालोगे आप, P log base to 1 upon P प्लस P log base to 1 upon P प्लस कितना है 1 माइनस 2P log base to 1 माइनस 2P, ऐसी तो लिखा था हमने, यही होगी मैक्सिमम एंट्रोपी। अब मैक्सिमम एंट्रोपी के लिए हमें DH ओवर DP करना होगा, है ना, बताओ। मैक्सिमम एंट्रोपी तो ये आएगी ना, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी तो अभी पता ही नहीं है, तो वो प्रोबेबिलिटी भी हमें ही फाइंड आउट करनी है। तो DH ओवर DP 0 कर दें, चलो कर देते हैं। ये 2 बार लिखे हुए हैं, तो क्यों ना इसको एक बार ही लिख लें ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 2P इंटू 1/1/P, सही लिखा है। अब देखो ना यहाँ पे कलाकारी क्या है कि लॉग का तो तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन 1/P का डिफरेंशिएशन भी तो करोगे, वो कितना आएगा बताओ कृतिका। 1/x का डिफरेंशिएट करता हूं तो -1/x² आ जाएगा, सही लिखा है मैंने, और तो कुछ नहीं आएगा ना, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, अब इस पे फोकस करते हैं। नहीं नहीं, अभी इस पे फोकस किया, अभी तो इस पे ही फोकस होगा। 2 log base to 1/P, है ना, सही है। प्लस इसका कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2P इंटू 1/1 माइनस 2P, सही लिखा है। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1/1 माइनस 2P का होल स्क्वायर, और फिर इसका भी तो करोगे आप -2P का, तो वो कितना आ जाएगा -2, बस -2 ही आएगा ना, और कुछ थोड़ा आएगा। और कर लेते हैं, दिक्कत हो रही है क्या, दिक्कत हो रही है तो फिर इसको ऊपर ले लो, कितना आ गया प्लस -2 log base 2, ये आएगा मेरा तो। डिफरेंशिएशन हो गया क्या, डिफरेंशिएशन 1/p लिखा है मैंने, 1/x का डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा -1/x²। तो देखो p से तो ये p² कट गया, ये इससे ये कट गया, तो DH ओवर DP इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये हो गया -2। कुछ गलत हो जाए तो बता देना मुझे, 2 log base to 1/P, ये भी हो गया -2, और ये हो गया -2 log base to, सही लिखा है मैंने। अब ये 2 हर जगह दिख रहा है तो 2 को तो हटा ही दो, -1 और -1 -2, तो 2 इधर आ जाएगा, log base 2, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2P/P, बताओ।
तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2p अपॉन p, ये हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 1 माइनस 2p, तो ये हो जाएगा 6p इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा p इक्वल टू 1/6। गलत है क्या? मेरा 2 नहीं आ रहा। क्या आ रहा है फिर तुम्हारा? 0? जीरो आ रहा है? 0 आ रहा है तो सही आ रहा है वैसे तो। कहाँ गलती कर दी? सही आ रहा है तुम्हारा 0, कहाँ गलती कर दी मुझे बता दो जरा। सही आ रहा है। सर मतलब ये पूरा अभी log 2 the base 1 upon p minus log 2 the base 1 upon p है सर। अब इसको p log 1 minus 2p upon p equals to 0 फिर एक्सपोर्ट करके। देखिए ये -2 भी तो है ना ये। नहीं सर वो -2 नहीं आ रहा है, वो -2 + 2 आ रहा है। अच्छा -2 + 2 आ रहा है। वो वहाँ पे एक तो -1 upon p का वो करे, फिर उसके बाद 1 minus 2p का भी वो डिफरेंशिएट करें। अच्छा ठीक है, करेक्ट, ये माइनस आएगा ना। ओके ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कट गया। ठीक है, 0 इज इक्वल टू लॉग ये आ रहा होगा आपका 1 माइनस 2p अपॉन p, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2p अपॉन p, तो क्या डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको p इक्वल टू 1/3। एक तो हमारा आंसर ये आ गया कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 1/3। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी पर यदि हम एच मैक्स निकालें तो मुझे एक चीज बताओ कितने इवेंट है यहां पर? m इक्वल टू 3 है। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि यदि हम एच मैक्स निकालें तो वो कितना होता था? log 2 बेस m होता है, और यहां पर हमने इक्वल प्रोबेबिलिटी किया है इसको 1/3 1/3 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? सीधे सीधे एच मैक्स 1 ही हो जाएगा। आप ऐसे कर भी सकते हो उसमें रख के सामने। ठीक है, और फिर लास्ट में उन्होंने रेंज पूछी है, तो आप रेंज देखो तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.33 आ रही है ना। तो रेंज क्या मैं बोल सकता हूं? 0 से लेकर के 0.5, है ना, इसके बीच में तो आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को करते वक्त बस ये डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा प्रिकॉशन रखना, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आएगी। ठीक है वैभव, ये डिफरेंशिएशन तो ठीक है ना। 1/x का करोगे तो -1/x² आएगा, तो जल्दबाजी में हमसे मुझसे भी छूट गया था ये माइनस। बताओ। नहीं कुछ और नहीं आएगा, फिर मैं उसको बिल्कुल आराम से करना पड़ेगा फिर। वो क्या गलती होगी बताओ मुझे? देखो इसलिए क्या करते हैं ना हम लोग, मैं बताऊं, एक काम कर लेते हैं, बजाय इसको ऐसे लिखने के हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, क्योंकि लॉग की दिक्कत होती है। इसको हम यहीं पर लिख देते हैं ना, h -2p log बेस 2p, है ना, ताकि ये 1/p का झंझट ही खत्म हो गया। -1 - 2p log बेस 2 1 - 2p। अब ठीक है वैभव, अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अब दिक्कत नहीं होगी हमें। देखते चलना, -2p इसका कितना हो गया? 1/p, और p का कितना हो गया? 1 -2 इंटू 1 log बेस 2p। अब इस पे आ जाओ, बिल्कुल आराम से करना, -1 - 2p log का किया तो 1/1 - 2p, लेकिन सावधानी रखना -2p का भी तो करोगे तो कितना आएगा? -2। सही लिखा है माइनस। अब इस पे आ जाओ, तो 1 - 2p का कितना हो गया? -2 log बेस 2 1 - 2p, है ना। अब देखो ये p कट गया, और ये 1 - 2p, ये 1 - 2p कट गया। ये माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो ये +2 जो है इस -2 से कैंसिल आउट हो गया, तो केवल हमें जो पिक्चर में दिख रहा है 0 इक्वल टू, वो क्या दिख रहा है? 2 log बेस 2p, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, 2
log base 2 1 minus 2p, सही लिखा है ये ना। अब देख रहे हो कि 2 से डिवाइड फिर कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, log base 2 1 minus 2p अपॉन p। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 minus 2p अपॉन p, 1 इक्वल टू 1 minus 2p अपॉन p, p इक्वल टू 1 minus 2p, 3p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू कितना आ गया। और वैसे भी ये चीज याद रखो हमेशा कि मैक्सिमम एंट्रोपी कब होगी, मैक्सिमम एंट्रोपी होगी एट p इक्वल टू 1 अपॉन m। मतलब जितने भी इवेंट हो रहे हैं यदि उनकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन m को फॉलो कर रही है, दैट मींस उस समय एंट्रोपी कितनी होगी, मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम एंट्रोपी कितनी आएगी, 1 आएगी, तो वो हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी में 3 ही चीजें हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन का प्रोबेबिलिटी से क्या रिलेशन है। सेकंड, एंट्रोपी का क्या रिलेशन है प्रोबेबिलिटी के साथ। थर्ड है वो क्या, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। बस ठीक है, तो ये था आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी। एक ही क्वेश्चन आता है एंट्रोपी जो निकालने के लिए, खत्म। और ये जो जितने क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए सारे लास्ट ईयर गेट के क्वेश्चन है, तुम देखोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगे, सारे सारे गेट के क्वेश्चन है। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी पर एक ही क्वेश्चन आता है, 2-3 ही चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी। अब तुम्हारी कम्युनिकेशन में एक चीज बची हुई है, वो बची हुई है तुम्हारी एक तो पीडीएफ है ना, प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और के डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ और पीडीएफ दोनों ही पीडीएफ के नाम से स्मॉल एफ आता है और बल्कि कैपिटल एफ आता है। और एक बची है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और एक आपको उस पर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ये 4 चीज बची है। तो क्या कोई डाउट है क्या। तो इन चारों चीजों को मैं सिग्नल सिस्टम के साथ कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिग्नल सिस्टम के कंसेप्ट भी वहां पे यूज होते हैं, मतलब तो वो जब चीजें हो जाएंगी तो वो अच्छे से हो जाएगी। बाद बाकी एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या था, एएम था, एफएम था, पीएम था, तीनों। फिर उसके बाद में डिजिटल कम्युनिकेशन, तो डिजिटल में था पीसीएम। उससे पहले पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ा था आपने, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। उसमें 2-3 हमने सैम्पलिंग किए थे, है ना, वो थे। उसके बाद पीसीएम हमने मतलब टेक्निक यूज की थी, फिर डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की थी। उसके बाद फिर हम लोग मॉडम्स में आ गए थे, की है ना, की में एएस के, एफएस के, पीएस के। और इन कीज में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एफिशिएंसी और बैंडविड्थ, एफिशिएंसी और बैंडविड्थ। और उसके बाद लास्ट था आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें कि ये 3 चीजें थी। ठीक है, तो क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि हाँ अब ऐसी कल की क्लास का वो मैं पता, तुम ग्रुप पर होना इन लोगों के साथ। अच्छा, तो चलो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, है ना। बाद बाकी से कल नेटवर्क फिनिश हो जाएगा, कल या परसों में, तो उसके बाद फिर मैं सिग्नल स्टार्ट करूंगा, है ना। तो वो जो एक जो चीज इसमें बची हुई है ना, वो सिग्नल के साथ ही मैं करता हूँ मतलब जनरली, तो वो हम कर लेंगे उसकी। सर एक बार क्लास में पूछ लेना अगर सब लोग सुबह आ रहे हैं। हाँ पूछ लूंगा वो मैं सुबह, आपको मतलब कि सही है क्या, कंफर्टेबल है। सर क्योंकि सुबह इसके अकॉर्डिंग मतलब जल्दी जाते हैं और पूरा शेड्यूल शाम को कॉलेज का पूरा होके शाम को ये एक क्लास होके फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर सेट शेड्यूल जाते हैं। सही बात है, चलो कर लूंगा मैं डिस्कशन, है ना। वह तुम्हारी आज क्लास थोड़ी जल्दी छूट गई, मतलब तो अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना।